बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, इंग्लैंड से शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा अजीबो गरीब पिच बनवाने की वजह से शदीद तनकीद की जद में है। वहीं पर बाबर आजम टीम सिलेक्शन और कप्तानी को लेकर के भी बड़ी तनकीद की जद में है इस वक्त, और खबरें आ रही हैं कि दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है और बाकायदा वार्निंग भी कन्वे कर दी गई है। इसमें बात करेंगे तफसील के साथ कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स की दौड़ें लगी हुई हैं और वो दौड़ें क्यों लगी हैं इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। और इसके अलावा मुल्तान टेस्ट में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 खिला सकता है मुल्तान टेस्ट में, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जनाब, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो अभी तक इस कशमकश में हैं कि वो इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाली शिकस्त को किस तरह से हजम करें। और जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, वो एक ही है, एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से और रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। और उसकी बुनियादी वजह, जो भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी हम हारते हैं तो एक ही तरह की वजूहात की बुनियाद पर हारते हैं। हम अपनी सुस्त रफ्तार बैटिंग की वजह से हारते हैं, हम अपनी गलत सिलेक्शन की वजह से हारते हैं और हम बाबर आजम की कप्तानी की वजह से हारते हैं। अब ये जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई है, ये सीरीज स्टार्ट से ही तनाज़ात की जद में आ गई है। और सबसे बड़ा तनाज़ा तो रावलपिंडी की पिच को लेकर के हुआ है, जिसके ऊपर ऐन मुमकिन था कि रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड को एक और डीमेरिट पॉइंट मिल जाता। लेकिन शुक्रिया अदा करें बेन स्टोक्स का कि जिन्होंने एक बड़ा ही दलेराना फैसला करके इस मैच को नतीजा खेज बना दिया। अदरवाइज अगर यह मैच ड्रॉ हो जाता तो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड को एक और डीमेरिट पॉइंट मिल सकता था। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑलरेडी रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड को एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है। जबकि क्रिटिसिज्म बेशुमार किया जा रहा था रमीज राजा को लेकर के कि आप पीसीबी के चेयरमैन हैं और आपकी चेयरमैनी में आप बात करते हैं कि हम बाहर से पिचेस मंगाएंगे, हम ड्रॉप इन पिचेस मंगाएंगे, हम अपनी पिचेस को बेहतर करना चाहते हैं, हम स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की बिल्कुल फट्टा पिच बनाएंगे, डेड पिच बनाएंगे और अपने बॉलर्स के साथ खिलवाड़ खेलेंगे तो फिर आपके ऊपर तनकीद होगी। इसकी ताजा तरीन मिसाल हारिस रऊफ बने हैं, जो कि टेस्ट सीरीज से अब बाकायदा तौर पर बाहर हो गए हैं। और ये जो पिच है, इस पिच पर जान लगाना, जोर लगाना पड़ा है उनको, जिसकी वजह से वो अनफिट हो गए हैं और साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए हैं। उनको खासी सीरियस इंजरी आई है और अब शाहीन शाह अफरीदी के बाद मिस हैंडलिंग का, फास्ट बॉलर की मिस हैंडलिंग का ये दूसरा वाकया है। इसके अलावा अगर आप टीम की सिलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस बार जो सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन के ऊपर भी बड़े सवालात उठे थे। हाँ, बहुत सारे लोग कहते थे कि जी बहुत अच्छा किया, नए टैलेंट को मौका दिया, लेकिन क्या वाकई डिजर्विंग टैलेंट को मौका मिला? क्या उन लोगों को मौका मिला कि जो वाकई टॉप के परफॉर्मर्स थे? तो आपको बताऊं कि टीम में अबरार अहमद को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अबरार अहमद मौका नहीं पा सके, हालांकि वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे और वो इन्हीं ग्राउंड्स पे खेल रहे थे। वो मुल्तान में तो नहीं खेले, लेकिन वो रावलपिंडी में भी खेले हैं, वो लाहौर में भी खेले हैं, वो कराची से भी खेल के आ रहे हैं। तो इन्हीं मैदानों में अबरार अहमद रीसेंट क्रिकेट खेल चुके हैं और वो भी 4 डे क्रिकेट। और रावलपिंडी के मैदान में तो जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ उस मैच में वो भी शामिल थे और उन्होंने 8 विकेटें ली थी, जिसमें पहली इनिंग्स में सिंध की तरफ से उन्होंने 6 विकेटें और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें ली थी। इसके अलावा जिसको इग्नोर किया गया वो मोहम्मद अब्बास थे।
मोहम्मद अब्बास इसी ग्राउंड में, रावलपिंडी ग्राउंड में जो मैच हुआ था, जिस मैच में अबरार अहमद ने 8 विकेटें ली, उस मैच में मोहम्मद अब्बास ने भी 7 विकेटें ली थी, जिसमें उनकी पहली इनिंग्स में 5 विकेटें थी। और ये जो रावलपिंडी की पिच है, पूरे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में इस पे 200 से 250 के दरमियान एवरेज स्कोर बना है। यानी ये कोई बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं थी, ये ग्रीन टिंट पिच थी, लेकिन इस पिच को बिल्कुल रगड़कर गंजा कर दिया गया, बैरन बना दिया गया। और इस पिच के ऊपर प्लान जो नजर आ रहा था वो स्टार्ट में ही डिफेंसिव था, और हमारे डिफेंसिव प्लान को बेंजामिन स्टोक्स ने उड़ा कर रख दिया। अब क्या पाकिस्तान टीम जो है वो आगे भी ये बनाएगी, इसी तरह की पिचेस बनाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीबी का जो अमला है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच, इसके अलावा और कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुल्तान पहुंचे हुए हैं, और वो मुल्तान की पिच को एक ऐसी पिच बनाना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान अपना एडवांटेज हासिल करे। दूसरी जानिब रमीज राजा को भी इशारों में वार्निंग दी गई है कि अगर आप इसी तरह से होम ग्राउंड में, होम कंडीशंस में आपकी टीम हारेगी तो ये आपकी चेयरमैनशिप को लेकर के भी सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। तो उनको भी इशारों में वार्निंग दी गई है, और उन्होंने बाबर आजम को वार्निंग दी है। जाहिर बात ऊपर से उनको कहा गया तो उन्होंने आगे बाबर आजम को कहना है कि तुम जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, तुम इंग्लैंड से एक हाथ बढ़कर अग्रेसिव क्रिकेट खेलो। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इससे कुछ होने वाला है? हम एशिया कप में फाइनल में पहुंचकर हार गए, उससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचकर हार गए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हम होम सीरीज हार गए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम होम सीरीज हार गए। इसी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हार गए, हम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच हार गए। इतना बड़ा मौका पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का मिला था, लेकिन पाकिस्तान उस मौके को जो है वो उसका फायदा ना उठा सका। तो सवाल तो उठेंगे, वजह एक ही बनती है, और वो है बाबर आजम की डिफेंसिव कप्तानी, बाबर आजम का घबरा कर कप्तानी करना, और बाबर आजम का वक्त के ऊपर राइट डिसीजन ना लेना, यह अब बड़ा मसला बना हुआ है। और ये मैं आपको बड़े ही रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं कि T20 में तो उनकी कप्तानी वैसे ही खतरे में है। बहुत मुश्किल है कि वो अगले T20 किसी मैच में आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दें, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी कप्तानी को लेकर के एक यार्डस्टिक सेट कर दी गई है, और उनको कहा गया कि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी हारेंगे तो फिर आप समझ जाएं कि आपके लिए टेस्ट मैच की कप्तानी को जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान ने यह कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल फौरी तौर पर इंग्लैंड की तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा नहीं है। क्या बात है वैसे रिजवान की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को बड़े फैसले करने होंगे। अब ये बड़े फैसले कौन से हैं, ये मोहम्मद रिजवान से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन बड़े फैसलों में आपको कप्तान बनाना भी शामिल है? क्या उन बड़े फैसलों में नए हेड कोच का होना भी शामिल है? और हेड कोच वो भी कोई फॉरेन कोच हो, जैसे ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड लेकर के आया, तो क्या आप भी किसी ऐसे अग्रेसिव क्रिकेटर को, फॉरेन कोच को अपना कप्तान बनाना चाहेंगे? या फिर आप अभी भी जो है वो सकलैन मुश्ताक, जो कि बिल्कुल कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, वो कहीं भी दिखाई नहीं देते प्लानिंग के अंदर, और अगर दिखाई देते हैं तो फिर वो सबसे बड़े जिम्मेदार है। फिर वो क्या जो इंग्लैंड की कोचिंग करते रहे, क्या वो इसी तरह की प्लानिंग इंग्लैंड के साथ भी किया करते थे? इंग्लैंड के खिलाफ तो, इंग्लैंड के साथ तो जब वो कोच थे तो वो बड़ी एग्रेसिव प्लानिंग किया करते थे। अब पाकिस्तान में आके इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। बहरहाल बाबर और रमीज दोनों के लिए ये इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का नतीजा अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर निकलता है, यानी अगर पाकिस्तान कम से कम अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीत जाती है पाकिस्तान की टीम, तो फिर तो कुछ ना कुछ खैर हो जाएगी। वरना ये जो सीरीज है, इस सीरीज और जो न्यूजीलैंड की आने वाली सीरीज है, उसके बाद फिर फौरी तौर पर कप्तान की तब्दीली का फैसला हो सकता है। दूसरी जानिब मुल्तान टेस्ट के हवाले से
अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकता है। शान मसूद को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद अजहर अली को रेस्ट देकर उनकी जगह इन फॉर्म शान मसूद को वन डाउन के ऊपर खिला लिया जाए। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान में जो है वो मोहम्मद अब्बास की या हसन अली की वापसी हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको बॉलिंग के शोबे में भी एक तब्दीली होती हुई दिखाई देगी। अगर मेरे बस में हो तो मैं 6 बल्लेबाजों को खिलाऊं, 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाऊं और 2 स्पिनर्स को, प्रॉपर स्पिनर्स को खिलाऊं, और 3 फास्ट बॉलर्स में से भी एक मैं मोहम्मद अब्बास को खिलाऊं, एक मैं फहीम अशरफ को खिलाऊं एज एन ऑलराउंडर, और तीसरे नंबर पे मैं अगर किसी को खिलाऊं तो वो नसीम शाह होगा। सो मैं बेहतर समझता हूं कि आप फहीम अशरफ को खिलाएं, कम से कम वो एक तरफ से कंटेन तो करेगा, आपको रन बचाकर देगा और इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर वो आपको विकेट्स भी लेके देता है। और इस मैच में अगर मोहम्मद अली की जगह वो होता तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान को ना इतना स्कोर पड़ता और ना ही पाकिस्तान ये मैच हारता, क्योंकि जब आपके पास 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए फहीम अशरफ होता तो ये जो आपको टारगेट मिला, ये टारगेट आप पाकिस्तान अचीव कर सकता था कि आपके पास एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन की शक्ल में, एक प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर की शक्ल में फहीम अशरफ मौजूद होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फैसले अजीबो गरीब होते हैं। क्या अबरार अहमद को दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा या 237 रन पहली इनिंग्स में कंसीड करने वाले जाहिद महमूद को एक बार फिर खिलाया जाएगा और फिर मौका दिया जाएगा, या यही टीम खेलेगी और सिर्फ एक तब्दीली होगी और वो भी मजबूरन हारिस रऊफ की जगह आपको मोहम्मद अब्बास या हसन अली को लाना पड़ेगा। अब इस पे सबकी निगाहें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।